रचना के पिता दीनानाथ जी बेटी के आने से बहुत खुश थे। एक दिन गांव के प्रधान शंकरलाल जी उन्हें देखने आए। मास्टर जी, कैसे हो आप? अब तबीयत कैसी है? दीनानाथ जी ने कहा, प्रधान जी, आपने सभी समय पर गाड़ी भेजकर बहुत मदद कर दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। शंकरलाल जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम और मैं बचपन के दोस्त हैं, कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बता देना। दीनानाथ जी ने कहा, भाई, घर का माहौल तो तुम देख ही रहे हो। मेरी पत्नी और बेटी दोनों बहुत परेशान हैं। मैं अब चाहता हूँ कि रचना के किसी तरह हाथ पीले कर दूं। अब मुझे अपना भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। शंकरलाल जी शांति से उनकी बात सुन रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद वे बोले, भाई, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मेरा छोटा बेटा विनीत शहर से पढ़ कर आया है, अब मेरा सारा काम देखता है। उसने शहर में रहने की बजाय अपने बड़े भाई के साथ खेत और मंडी दोनों संभाल लिए हैं। क्यों न हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? दीनानाथ जी यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, भाई, मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला। मैं एक छोटा सा अध्यापक, मेरी हैसियत तुम्हारे जितनी नहीं है। शंकरलाल जी ने कहा, तू बस हाँ कर दे, चिंता मत कर, हमें दान दहेज नहीं चाहिए, बस एक संस्कारी बहू मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही देर में शांति जी चाय नाश्ता ले आईं। शंकरलाल जी ने कहा, भाभी जी, अब तो मिठाई का प्रबंध कीजिए। मैं अपने छोटे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। एक बार सब मिल ले, लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले, फिर आप मिठाई खिलाना। शांति जी ने प्रश्न भरी नजरों से दीनानाथ जी की ओर देखा। वे बोले, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। चाय पीकर शंकरलाल जी चले गए। तब दीनानाथ जी ने कहा, रचना कहाँ है? शांति जी ने बताया, वो अपनी पुरानी सहेलियों से मिलने गई है। आप बताइए, ये रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? शांति जी, आप तो जानती हो मुझे एक अटैक पड़ चुका है। सब ठीक है, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। रचना की शादी हो जाए तो मन से एक बोझ उतर जाएगा। दीनानाथ जी की बात सुनकर शांति जी की आंखें भर आईं। तभी रचना कमरे में आई और पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, ओहो पापा, अब मैं आप पर बोझ बन गई हूँ, जिसे आप उतार कर फेंकना चाहते हैं। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। इनके पुराने मित्र शंकरलाल जी आए थे। वे अपने छोटे बेटे के लिए तेरा हाथ मांग रहे थे। वे चाहते हैं कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, शांति जी ने कहा। रचना यह सुनकर हिल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह अभी तक इसी कश्मकश में थी कि कैसे सचिन के बारे में बात करे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। रचना उठकर अपने कमरे में चली गई। वह बहुत बेचैन हो गई थी। न तो पापा को वह कुछ बता सकती थी, न चुप रह सकती थी। शाम को सब खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। रचना छत पर चली गई। उसने सचिन को फोन किया और सारी बात बता दी। सचिन ने रचना से कहा, रचना, ये क्या कह रही हूँ? मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने। रचना ने कहा, नहीं सचिन, यहाँ मत आना, पापा अभी भी बेड रेस्ट पर हैं। मैं उन्हें किसी तरह मना लूंगी, जब तक मैं न कहूँ यहाँ मत आना। लेकिन रचना, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। सचिन की बात सुनकर रचना परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर वह छत पर टहलती रही। शांति जी रचना को ढूंढती हुई छत पर आ गई। अरे, तो यहाँ अकेले में क्या कर रही है? चल नीचे सोने चलते हैं। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, रचना ने माँ को टालते हुए कहा। शांति जी ने उसका चेहरा पढ़ लिया था। वो बोली, क्या बात है, तू बहुत परेशान लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रो रही थी। सब ठीक तो है न?
कहीं शादी की बात से तो परेशान नहीं है? मैं जानती हूँ शंकरलाल जी के परिवार को बहुत अच्छा परिवार है, वे लोग तुझे बहुत खुश रखेंगे। रचना ने झुंझलाते हुए कहा, माँ वो बात नहीं है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। शांति जी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ अभी तेरी पढ़ाई चल रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पापा ने उनसे बात कर ली है। शादी के बाद भी तू अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। रचना ने अपनी माँ को छत पर पड़ी चारपाई पर बिठाया और बोली, माँ एक बात आपको बतानी थी, पापा से मत कहिएगा। कॉलेज में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, वह बहुत अच्छा है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। चटाक, एक जोरदार चांटा पड़ा रचना के गाल पर। खामोश, तुझे इसीलिए शहर भेजा था कि तू पढ़ाई करने के बजाय इश्क लड़ाए। जानती नहीं यहाँ गांव में यह सब नहीं चलता। हे भगवान, अब मैं तेरे पापा से क्या कहूँगी, वो तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शांति जी बोले जा रही थी। रचना चुपचाप सब सुन रही थी। ये तो होना ही था, उसे पता था। अचानक यह सब होगा इसका अनुमान उसे नहीं था, लेकिन अब और कोई चारा नहीं था। रचना ने कहा, माँ एक बार आप दोनों सचिन से मिल लो, बहुत अच्छा लड़का है। शांति जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने रचना को चांटा तो मार दिया था, लेकिन उनका मन अंदर ही अंदर उन्हें कचोट रहा था। आज पहली बार उन्होंने अपनी लाडली बेटी को चांटा मारा था। रचना, ये तूने क्या कर दिया? हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमारा समाज ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। तेरे पिता का जो जीना मुश्किल हो जाएगा। बेटा मेरी बात मान, भूल जा उसे। अपने पिता का कहना मानकर चुपचाप शादी कर ले। रचना ने कहा, माँ तुम नहीं जानती, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आने के लिए तैयार है। मैं भी उसके बगैर मर जाऊंगी। बेटी की बातें सुनकर शांति जी का कलेजा कांप गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इससे तो अच्छा इसे शहर भेजते ही नहीं। अब इसके पिता से कैसे बात करूं? यही सब बड़बड़ाती हुई शांति जी नीचे आ गई। उन्होंने कमरे में झांक कर देखा, दीनानाथ जी चैन से सो रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अब कोई परेशानी नहीं है। शांति जी नीचे चटाई बिछाकर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद रचना नीचे आई और दूसरे कमरे में सोने चली गई। शांति जी सारी रात रोती रहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इधर रचना भी गहरी सोच में डूब गई। सोचते सोचते उसे पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह फोन की घंटी से उसकी आंख खुली। दूसरी तरफ फोन पर सचिन था। रचना, क्या हुआ? सब ठीक है, तुम कैसी हो? रचना ने कहा, सचिन मैंने हिम्मत करके माँ को सब कुछ बता तो दिया है, लेकिन वे बहुत गुस्सा है। तुम सब्र रखो, मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। रचना ने किसी तरह सचिन को समझाकर फोन रख दिया। वह कमरे से बाहर आई तो शांति जी किचन में चाय बना रही थी। रचना पापा के पास जाकर बैठ गई। दीनानाथ जी ने उसे देखा और कहा, बेटा क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। रचना कुछ बोलती इससे पहले ही शांति जी ट्रे में 3 कप चाय लेकर आई। आप किसकी की चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, आप बस अपनी सेहत की चिंता कीजिए। यह कहकर उन्होंने चाय की ट्रे पलंग पर ही रख दी। सबने अपने अपने कप उठा लिए और चाय पीने लगे। शेष आगे।